क्वेश्चन नंबर 16 है, बच्चों की गलतियाँ। बच्चे जो गलतियाँ करते हैं वह क्या होती हैं? तो बच्चे जो गलतियाँ करते हैं वह उनके अधिगम का ही एक भाग होता है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देता है। बच्चे सीखते समय गलतियाँ करते हैं। ये गलतियाँ खिड़की के समान होती है जो अधिगम में आने वाली कठिनाइयों की जानकारी शिक्षक को उपलब्ध कराती है तथा शिक्षक इन कठिनाइयों को समझकर उनको दूर करने का प्रयास करता है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। हम लोग चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपका एग्जाम का जो डेट है वो ज़्यादा दिन नहीं रह गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट क्या करेंगे, आंसर पर आएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में सीटेट 7 जुलाई 2019 के सीडीपी के 15 क्वेश्चंस को करवाया जा चुका है। जिन्होंने न देखा हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो जाकर देख सकते हैं। आइए तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 है, मूल्यांकन को क्या होना चाहिए? मूल्यांकन क्या होना चाहिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही एक भाग होना चाहिए, क्योंकि मूल्यांकन जो है वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होता है और यह एक सतत प्रक्रिया होता है तथा यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। सतत का तात्पर्य होता है निरंतरता से, ठीक है। इसका अर्थ होता है कि आकलन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक नियमित गतिविधि बनाना। छात्रों की जो प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक अवलोकन, साक्षात्कार, स्व तथा सहपाठी आकलन, समूह कार्य, परियोजना आदि विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। तो जहाँ पर भी संरचनात्मक दृष्टिकोण की बात करें तो यह इसकी बात किसने की है? जीन पियाजे ने की है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित है संरचनात्मक दृष्टिकोण और इसके अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए? एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। वही वाइगोस्की ने भी समाज रचनावाद से प्रभावित संज्ञानात्मक विकास पर कार्य किया जो कि व्यक्तिगत रूप से सामाजिक अंतर्क्रिया की सहायता से वातावरण द्वारा ज्ञान के निर्माण पर बल देता है, ठीक है। अतः अधिगम कैसा है? एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1 कि संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। संवेग और संज्ञान में नकारात्मक सहसंबंध होता है। सान्वेगिक दशा में व्यक्ति की विचार प्रक्रिया या तो शिथिल हो जाती है अथवा लुप्त प्राय हो जाती है। बुद्धि तथा विवेक एवं चिंतन तथा तर्क प्रक्रिया का उसके व्यवहार पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रहता है। यही कारण है कि व्यक्ति जब उच्च सान्वेगिक दशा में होता है तो वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? तो इसका सही जवाब है आपका कि बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। अतः हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम तभी बना सकता है जब वह बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करे, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं? सक्रिय अन्वेषक एवं समस्या समाधान करता होते हैं तथा वे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। छात्र ज्ञान के निर्माण में सक्रिय सहभागिता द्वारा घनिष्ठ रूप से संबंध होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है? तो वह आपके अधिगम कर्ता केंद्रित विधि का उदाहरण है, ठीक है। वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल होता है उसे अधिगम कर क्वेश्चन नंबर 21 है, वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है? तो यह अधिगम कर्ता केंद्रित विधि का उदाहरण है। अधिगम कर्ता केंद्रित विधि में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक एक सुविधा प्रदान करने वाले की भूमिका निभाता है तथा जो विद्यार्थी होते हैं वह अपने सहपाठियों के साथ
परस्पर क्रिया करके सीखते हैं। बच्चों की बैठने की व्यवस्था कक्षा में बच्चों के क्रियाकलाप के अनुसार होता है। ठीक है, तो इसमें जो शिक्षा होती है वो बाल केंद्रित होती है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जो बुद्धि होता है वह बहुआयामी होता है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। और ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? तो वह आपका परिवार है। बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। प्राथमिक सामाजिकरण की जब भी बात करें तो वह परिवार ही होता है। आपका बच्चे का परिवार में ही सबसे पहले पालन पोषण होता है और वहीं से वह समाज के नियमों का ज्ञान उसे होता है कि समाज में क्या सही है क्या गलत है। नैतिकता का ज्ञान उसे परिवार से ही मिलता है। बाकी विद्यालय, सरकार, मीडिया आपकी द्वितीयक सामाजिकरण के अंतर्गत आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि जीन पियाजे ने कौन से सिद्धांत का क्या प्रस्ताव रखा था? क्वेश्चन नंबर 24 है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे और वयस्क दोनों ही मात्रात्मक रूप से तो समान सोचते हैं, यानी कि जितना बच्चा सोचता है उतना ही वयस्क भी सोचता है, किंतु दोनों के गुणों में अंतर होता है। ठीक है, तो दोनों की सोच में क्या होता है? गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। जेंडर क्या है? जेंडर एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, जब जेंडर की बात करें तो यह आपका सोशल कंस्ट्रक्ट सामाजिक संरचना होता है। अगर यहीं पर पूछता है कि सेक्स क्या है तो वह आपका जैविक निर्धारक हो जाता। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो विकास के 4 मुख्य आयाम माने जाते हैं। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 27 है कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जो सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित तथा सीखने में सक्षम होते हैं, यही हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो जहाँ पर भी आपके प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करें, प्रगतिशील शिक्षा की बात करें, तो उसमें बच्चा हमेशा एक्टिव होना चाहिए और उसमें लर्निंग बाय डूइंग पर ज़्यादा फोर्स किया जाता है, ज़्यादा बल दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा की बात जॉन डेवी ने की थी और इसमें जो बच्चा होता है वह एक सक्रिय अन्वेषक के रूप में होता है, यानी कि क्या होता है? एक्टिव एक्सप्लोरर्स होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या होता है? अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। जहाँ पर वाइगोस्की की बात करें तो वहाँ पर समाज दिया होगा या फिर संस्कृति दिया होगा या फिर भाषा दिया होगा। लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत दिया है और इन्होंने भाषा पर भी बहुत बल दिया है। ठीक है, इनके अनुसार जो बच्चा होता है वह समाज से अन्योन्य क्रिया करके अपना खुद का ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है। तो समाज क्या है? एक अधिगम क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। जो भी बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वह सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्यूशन देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? तो आपका जो वर्तुल प्रक्रिया है संवेदी गामक की संवेदी और लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? तो वह करता है आपकी विचारों की अनुत्क्रमणीयता। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।